नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा खेल हो रहा है? क्या मंडल कमंडल वाली सियासत फिर लौटने वाली है? 24 की सियासत में पर्दे के पीछे क्या कुछ पक रहा है? विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन होने वाला है? यह सवाल क्यों ना उनसे पूछें जो इन सवालों के केंद्र में हैं। तो उधर देखिए, वहां पर टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में आज कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिन्होंने यूपी में खूब साइकिल चलाई है, जिन्हें कहते हैं मुलायम सिंह यादव की परछाई। ये देखिए, अखिलेश जी का स्वागत है, जोरदार तालियां। जिनके आगे 2024 की बहुत बड़ी लड़ाई है, जिनके लिए बरसों पहले गोरखनाथ पांडे कह गए हैं कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। स्वागत है अखिलेश जी का, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फिर से। और यहां आपके इंतजार में अखिलेश जी 5 बड़े संपादक यहां पर हैं। ये देखिए, मेरे साथ प्रभु चावला जी हैं, पुष्पेश पंत जी हैं, राजगोपालन जी हैं, मेरे साथ अंसारी साहब हैं, राम गोपाल जी हैं हमारे साथ। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा सोचिए। अखिलेश जी, पहले सवाल से इंट्रोडक्शन करते हैं आपका। मैंने आपसे जो कविता बोली उसके आगे की कुछ लाइनें हैं। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, गांधी से आई, आंधी से आई, कांग्रेस से आई, जनता से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो क्या बिना हाथी, गांधी और कांग्रेस के समाजवाद का आना मुश्किल है? अब की साइकिल से आई। क्या बात है, तालियां हो जाए। और समाजवाद इसलिए ज़रूरी हो गया है, हम और आप देख रहे हैं कि लोकसभा नहीं चल रही। लोकसभा इसलिए नहीं चल रही है, सत्ता पक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने विदेश में जाकर के कुछ कह दिया, जिससे भारत को ठेस पहुंची है, भारत के सम्मान के लिए ठेस पहुंची है। उत्तर प्रदेश के सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहीं की प्रधानमंत्री जी का कभी इस समाजवाद को लेकर के जो भाषण दिया था, हूबहू हिंदी में बोला उन्होंने। क्या ये हमारा अपमान नहीं है और समाजवाद का अपमान नहीं है? इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का दिया हुआ भाषण और समाजवाद के खिलाफ उस देश में आप बोलें जहां पर हम प्रेम्बल में सोशलिज्म है। भारत में संविधान में ये बात दर्ज है कि सोशलिस्ट कंट्री है ये, तो इस पर कहीं कोई शोर नहीं, कोई चर्चा नहीं। मुझे उम्मीद है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान समाजवाद से होगा। और अगर हम ये बात कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्या ये समाजवाद की तरफ नहीं ले जा रहा हमको? और मैंने एक बार ये कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो अगर राम राज्य जहाँ से शुरू होगा, वो प्रस्तावना, वो पॉइंट जो होगा, वो समाजवाद से शुरू आगे होगा। अच्छा अखिलेश जी, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई है। पहला रिएक्शन टीवी 9 के स्टूडियो में अखिलेश यादव जी आपका। ये कानून जो लाया गया था वो कांग्रेस नहीं लाया, कांग्रेस पार्टी ही लाई थी, और जो कानून लेके आए थे आज उसी की वजह से उनकी सत्ता चली गई। अखिलेश जी का पहला रिएक्शन आपने देखा है, लेकिन आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? इस तरह का अवमानना के केस में और इतना बड़ा फैसला आना दुखद है। हालांकि कोर्ट के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दुखद है। और एक पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी और इतनी बार सांसद रहे हैं, आप बीजेपी के स्टेटमेंट्स निकलाइए। मुझे याद है देश के होम मिनिस्टर अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि किसी ने एक गलत ट्वीट किया था कि नेताजी और हमारा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अच्छा कर रहे हैं, इसको और बढ़ाइए और आगे ले जाइए। सोचिए ऐसी पार्टी, और क्या क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। आप सोचिए क्या स्टेटमेंट देते हैं हमारे मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री। अखिलेश जी एक बात बताइए, कांग्रेस का एक अभी फैसला आ रहा है कि वो सड़क पर जाएगी, प्रदर्शन करेगी। क्या आप कांग्रेस के साथ दिखेंगे? ये फैसला ऐसा है, ये उनका अपना फैसला है भी
उन्होंने किसी से बात तो की नहीं है, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर उनका फैसला है तो अच्छी बात है। हमारी पार्टी के तो पहले ही सदस्य गए। हमारी पार्टी के मोहम्मद आजम खान साहब, अब्दुल्ला के इसलिए केस गए क्योंकि उनके ज़िले में बीजेपी कांग्रेस एक थी। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि मोहम्मद आजम साहब के केस चला जाए, उनकी सजा चली जाए। तो रामपुर में जो लोग थे कांग्रेस के और बीजेपी के एक थे। आप जो बता रहे हैं इस फैसले का, ये जो कुछ भी अभी हुआ है, इसका आप ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर और लीडर्स पर, और जो उनका अभी तक का आउटकम रहा है या जो बिहेवियर रहा है उसके ऊपर? 2024 में क्या देख रहे हैं इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर हमारे बहुत पुराने जर्नलिस्ट और बहुत बड़े पद पर रहे हैं सब लोग हैं। एक ज़माना इमरजेंसी का आया था, उसके बाद सफाया हो गया था। ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है ये बीजेपी को सफाया कर देगा। क्या ये सब मुद्दे इसलिए हैं, ये सब मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक भी किसान का आलू नहीं खरीदा गया। आज आलू वाला किसान बर्बाद है। तो अब चैनलों पे तो बहस केवल इस बात की होगी कि सस्ता चली गई, सस्ता आएगी कि नहीं आएगी, भविष्य क्या होगा, लेकिन असली बुनियादी सवाल तो आज वहीं के वहीं रह गए। तो बीजेपी जानबूझ करके बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटा रही है। अखिलेश जी, जो राहुल गांधी के साथ हुआ, किसी न किसी तरीके पे सारे और जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं उनके साथ भी आपको अंदेशा है कि ऐसा होगा, और इसको रोकने के लिए आप लोग कोई रणनीति मिलकर बनाएंगे या अकेले जैसे अभी एकला चल रहा है वैसे ही चलेगा? मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के फैसलों को लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। पॉलिटिकली इस चीज़ से लड़ने के लिए क्या कोई सामूहिक रणनीति बनाने के बारे में की दिशा में सोचने पर तैयार है? इस पर विचार करना चाहिए। और मैं उसी बात को फिर दोहराता हूँ कि जो दल जहाँ पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का से लड़ रहा है, दूसरे दल को उसको सहयोग करना चाहिए। अखिलेश जी, आपने एक बात कही कि इमरजेंसी जब हुआ था उसका सफाया हो गया था। इमरजेंसी के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। अब तो वो दिखाई देता नहीं उस तरह का इकट्ठा होना, तो कैसे सफाया होगा? उस समय भी कोई सिंबल, किसी का सिंबल नहीं था, बस जो सिंबल था एक प्लेटफॉर्म पे उस पर जिता दिया। अखिलेश जी, क्या आपको ऐसा नहीं इकट्ठे तो हुए थे एक प्लेटफॉर्म पे सारे? मुझे उम्मीद है। अखिलेश जी एक बात है, जयललिता ने डिस्क्वालीफाई हुआ, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ने डिस्क्वालीफाई हुआ, सब लोग डिस्क्वालीफाई हुआ। इससे क्या देख रहे हैं? इनके भी हुआ है, समाजवादी पार्टी से भी हुआ है। इसमें देख रहे क्या देख रहे, ये क्या रूप है? जैसे जावेद ने पूछा था 24 में इकट्ठा होंगे नहीं होंगे? 24 में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा नंबर 1, और ये दल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे सभी रीजनल दल। आपको लगता और है नेशनल पार्टी कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए? आपका कहना है कि राष्ट्रीय दल लीड करें, रीजनल पार्टी लीड करेंगे राष्ट्रीय दलों को? राष्ट्रीय दल कैसे मानेंगे? राष्ट्रीय दल आप दो है ना, बीजेपी केवल नंबर से राष्ट्रीय दल मानेंगे आप? मैंने सवाल आपसे आप पूछा। यूपी जैसी स्टेट में आप जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। आप कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्या बचा पा रही है? कांग्रेस की संख्या क्या है? यह कि रीजनल पार्टी विल लीड नेशनल पार्टी, ये आपका कहना है? आपको जब फेडरल सिस्टम है और जब पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भूमिकाएं लोकसभा में सांसद ज्यादा जिता करके ला रही हैं। आपका कहना मतलब ये कि प्रधानमंत्री जो होगा वो रीजनल पार्टी का होगा, मतलब ये वो प्रधानमंत्री का पद किसके पास होगा वो सवाल नहीं है, लेकिन रीजनल पार्टीज को साथ लाने की जिम्मेदारी नेशनल पार्टी की भी है। आपका ये कहना है कि पोस्ट पोल अलायंस लीडरशिप का सवाल जो है वो चुनाव के बाद डिसाइड होगा और उसको बाद में ही डिसाइड होना चाहिए। लेकिन तो उसके पहले अगर डिसाइड होगा तब तो किसी न किसी एक को आप प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं? ये कई बार ऐसा होता है कि बाद में तय होता है और बाद में तय होने के लिए सब तैयार हैं। अखिलेश जी, एक बात बताइए, राहुल के साथ जो हुआ है अभी, राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, क्या आपको लगता है ये वो टर्निंग पॉइंट है जो पूरा विपक्ष एक साथ हडल करेगा, एक साथ आएगा? क्या आपको लगता है ये वो मोमेंट है? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष को दबा रही है, इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है देश की राजनीति। नहीं, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट का है ना सर, फैसला कोर्ट का है, कानून उन्होंने बनाया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक आप अधिकारी लाए, प्रशासनिक अधिकारी,
और उससे ऐसे केस मुकदमे दर्ज कराए कि उसमें कोर्ट क्या कर सकता था। ये मुझे बताइए, क्या ये, क्योंकि ये अभी की सबसे बड़ी खबर है आज की, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, क्या उससे आपको लगता है एक सिंपैथी ट्रैवल करेगी जनता की? सिंपैथी भी होगी और जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर संस्था को और हर संस्था में दबाव बना रही है। अब मैं आपसे प्योरली पॉलिटिकल एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उस दिशा में कई सारे कदम आगे बहुत बढ़ चुके हैं। क्या आपको लगता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इससे फायदा होगा? मौन है जवाब, मौन है। नहीं, मौन जवाब नहीं है। अब इससे भाई आपको फायदा लेने के लिए क्या संगठन है आपके पास? बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की। मतलब आपका ये कहना है कि संगठन जो है वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। आप यूपी में, क्योंकि यूपी अगर मैं देखूं, बिहार में देखूं, सबसे बड़ा अगर यूपी में देखूं, सही उनके बात। साथ कौन खड़ा है? नहीं अखिलेश जी, इसके साथ जुड़ा एक सवाल, एक नहीं, मैं टोकना चाहता हूँ। क्या इसका अभिप्राय यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता जब सदन में निरस्त होती है तो वो खारिज हो जाते हैं? और यदि एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है, राजीव गांधी खारिज होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेतृत्व जो है उसके उम्मीदवार आप हैं, और जो गठबंधन की बात जावेद भाई बार बार कर रहे हैं वो सहज हो जाएगा यदि कांग्रेस उसमें से निकल जाएगी। आपने स्वयं एक प्रश्न के उत्तर में पहले ये कहा था कि यदि बड़ी पार्टी त्याग करेगी, राष्ट्रीय पार्टी, तो गठबंधन आसान होगा। क्या आपको ये घटनाक्रम नहीं लगता संभावित? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि नेशनल पार्टी को और खासकर कांग्रेस को अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए रीजनल पार्टीज़ को साथ लाने के लिए। ये रीजनल पार्टी जितनी हैं, इसमें कुछ कांग्रेस से लड़ी हैं, कुछ बीजेपी से लड़ी हैं, और अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता चीज़ों में। इसलिए जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि वो किस तरीके से आदरणीय ममता बनर्जी जी को, केसीआर जी को, या स्टैलिन तो उनके साथ हैं, या समाजवादी पार्टी का क्या रोल चाहते हैं वो लोग। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, आइए जरा यहां पर। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उनका कहना था कि रीजनल पार्टी से अखिलेश जी कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने बड़ा डायरेक्ट आपकी पार्टी पे एक बयान दिया था। वो जरा प्ले ऑन करिए और स्टूडियो का वॉल्यूम जरा अलाउड करिएगा। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि आपके पास नेशनल विचारधारा नहीं है, यानी सीधे तौर पर वो आपके ऑप्शन को नॉकआउट कर देते हैं। वो ये भूल गए हैं कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से और बिना नेताजी की मदद से देश में उनका प्रधानमंत्री नहीं बनता। और जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील हुई थी, अगर समाजवादी पार्टी और नेताजी उनके साथ खड़े नहीं होते तो देश को इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील नहीं मिलती। ये कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। एक मिनट साहब, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नेशनल पार्टीज, या मैं डायरेक्टली पूछता हूं कांग्रेस अब एक फॉल्स ईगो में जी रही है? वक्त आ गया उसको रियलिटी समझने का कि उसका बेस जा चुका है। क्योंकि राजनीति बदल गई है। जो बात अभी आपने कही थी कि आज देश चाहता है जाति जनगणना हो, देश चाहता है सामाजिक न्याय पे काम हो। आज पिछड़ी जाति के नौजवान इस बात का गर्व मानते हैं और कई बार वो कहते हैं कि हाँ मैं शूद्र हूँ। ये भाषा क्यों नहीं समझ में आती है दूसरे दलों को? ठीक है, एक मिनट जावेद साहब, तो राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये बात समझ नहीं होगी। अगर सामाजिक न्याय देना है, अगर आपको उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देना है, तो जाति जनगणना से क्यों पीछे हट रहे हैं? कांग्रेस भी जाति जनगणना से पीछे हट गई थी, आज बीजेपी भी जाति जनगणना से पीछे हट रही है। आप जो बोल रहे हैं, पंकज भाई सवाल पूछिए। अखिलेश जी, आपको मैं नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा ले जाना चाहता हूं। क्या आप, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, इन तीनों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि आपको बीजेपी से भी लड़ना है और कांग्रेस से भी लड़ना है? देखिए, क्योंकि ये दल वो हैं जो दोनों दल से लड़कर के आगे आए हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो अपनी भूमिका तय करे। अगर आप कांग्रेस ये कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए, या वो उनकी कोशिश होगी कि दूसरा दल हार जाए, तो इससे नेशनल लेवल पे कौन सा एडवांटेज होने जा रहा है?
मिल बैठ के ऐसा क्यों नहीं तय करते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सारे विपक्ष, जो पार्टी विपक्ष से जहां मजबूत है उस पार्टी का मतलब एक ही पार्टी अपोजिशन से बीजेपी के खिलाफ लड़े पूरे देश में? ऐसा क्यों नहीं आप कर सकते हैं? तो ये तो नेशनल क्या है? ये पहले आप वाली क्यों चल रही है लखनऊ की तहजीब? नहीं, ये नेशनल पार्टी को सोचना होगा, और जिसको कांग्रेस पार्टी को अगर ये सोचना है तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। आप भी तो सोच सकते हैं। नहीं, हमने तो अलायंस भी किया, हम तो साथ भी रहे हैं, लेकिन नेशनल पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी मानते। आपने स्टेटमेंट नहीं सुना कि समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है? अरे हमने आपका प्राइम मिनिस्टर बचा के रखा, हमने आपके लिए न्यूक्लियर डील कराई, और आप नेशनल पार्टी नहीं माने। नेशनल पार्टी किस रूप में आप मान रहे हैं? अखिलेश जी, 2024 की अगर बात की जाए, तीसरे मोर्चे का अगर कहा जाए मास्टरमाइंड, तो हम किसे बोलें? अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी को? कौन होगा इसका मास्टरमाइंड? नहीं, कोई मास्टरमाइंड नहीं होगा, सब साथ मिलकर के काम करेंगे। नहीं, लेकिन इसका जो ग्लू है वो कौन तैयार कर रहा है? अखिलेश यादव जी कर रहे हैं या ममता बनर्जी कर रही हैं? अगर कोई ऐसा मास्टरमाइंड हो जो एक ना होने दो, उससे बच लेंगे हम लोग, तो हमारा सबका साथ हो जाएगा। रोल से क्यों घबरा? अपने रोल से आपके पिताजी ने रोल इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने 2 प्रेसिडेंट बनवाए, उन्होंने 2 प्राइम मिनिस्टर बनवाए, उन्होंने न्यूक्लियर डील पास कराई। इतने बड़े रोल नेशनल लेवल पे नेताजी ने प्ले किए। अखिलेश यादव डर रहे हैं इस बात से कहने के लिए मैं ये रोल प्ले करूंगा, क्या कारण है? आपको किससे डर लगता है? क्यों नहीं बनते नेता आप? समय बहुत बलवान होता है, हर चीज समय पर होती है। ठीक है, अभी आप अपने आप को राष्ट्रीय नेता नहीं मानते? वो हमारे दल को राष्ट्रीय नहीं मानते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो माने आप मानते कि नहीं? नहीं, मैं राष्ट्रीय नेता मानूं नहीं मानूं, सवाल वो नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को मैं लेके आगे चल रहा हूँ, जो काम हमें मिला यूपी में, वो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम देश में सब जगह जीत भी जाएं और बीजेपी यूपी में जीत जाए पूरा। नेताजी की जिम्मेवारी मिली थी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, प्रेसिडेंट बनवाया, उनके बिना प्रणब मुखर्जी बन नहीं सकते, सबको पता है ये बात। उनके बिना कलाम साहब नहीं बन सकते थे, उन्होंने बनवाए। तो उनके पास यूपी की जिम्मेवारी थी, पर राष्ट्र की जिम्मेवारी भी समझते थे अपनी जिम्मेवारी। वो मैं समझता हूँ उस समय आएगा, उस समय भूमिका निभाएंगे। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश जी, यहाँ पर जितने भी हमारे ऑडियंस बैठी है, मैं चाहूँगा पहले जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चनर लेके आया हूँ। आप जरा उस तरफ देखते रहिएगा अखिलेश जी, जरा जोरदार तालियां जरूर हो प्लीज। ये बेसिकली है रैपिड फायर राउंड। अखिलेश जी, ये है रैपिड फायर राउंड। मेरा आपसे एक निवेदन है, पहले तो हर सवाल पे ताली और हर जवाब पे ताली जरूर होनी चाहिए। निवेदन ये है मेरा आपसे, प्लीज इसमें चूज जरूर करिएगा। ठीक है, भले ही पॉलिटिकली ना करें, लेकिन पर्सनली करिएगा। मेरा पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गठबंधन का, प्ले करिए, गठबंधन का बेहतर साथी कौन, मायावती या राहुल गांधी? अखिलेश जी, देखिए, इसमें थोड़ा मैं लंबा कहता हूँ। मायावती जी 0 थी और 0 से मैंने 10 पहुंचाया उन्हें, और राहुल रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग और मदद थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करें। आपने बोला ये दोनों लोग मिलके मदद करें। इस रैपिड फायर राउंड में एक छोटा सा है, मैं आपसे डिटेल पूछ लूंगा, लेकिन पहले आप अपना चॉइस बताएं। दोनों मिलकर के हमारी मदद करें। दोनों मिलके मदद करें, ओके ओके। अगला जोरदार तालियों के साथ जरा प्ले ऑन करिए। हमारा सवाल क्या है, बेहतर प्रशासक कौन? अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? दोनों खराब हैं, लेकिन कोई तो बेहतर रखता होगा। नहीं, दोनों खराब हैं। ओके, अगला, तालियां थोड़ी कम पड़ चुकी हैं। 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन? जोरदार तालियां पहले अखिलेश यादव जी, राहुल जी, ममता जी या केसीआर राव जी? अखिलेश जी बताइए। देखिए, हमारे पास चॉइस कितनी है सोचिए, अभी तो और भी हैं। एक बताइए आप मुझे। 4 और हैं भी। एक बताइए आप मुझे। नहीं, अभी मैं एक नहीं बता सकता हूं, लेकिन सोचिए हम लोग पे चॉइस कितनी है। आपकी पर्सनल पसंद कौन है? आपकी पर्सनल पसंद कौन है? ये सवाल का जवाब ही मिल ही नहीं सकता। अरे कोई तो पसंद होगा आपको सर, आप पहले खुद पे नंबर 1 पे खुद ही आप हैं। बहुत झगड़ा है यहाँ पर।
और अभी क्योंकि अभी अच्छा। सभी को जीत करके आना है, और जब तक हम जीत के नहीं आएंगे तो हम कैसे बोल दें? तो बीजेपी न जाने क्या नैरेटिव तैयार कर देगी। लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि बहुत झगड़ा है, तो आज पहला फोटो तो आपका लगा है। तो मैं तो गिनती में नहीं हूं, मैं नहीं हूं उसमें, रेस में नहीं हूं। ठीक है, ओके। अगला बहुत ट्रिकी और बहुत टफ सवाल है अखिलेश जी, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर यह है, बीजेपी की बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? अखिलेश जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। एक जवाब। क्योंकि कभी कभी ये लोग भी, मतलब इन दो लीडर के नहीं, लेकिन और लीडर कहते हैं कि मैं भी टीम हूं बीजेपी का। वैसे इनमें से कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है? मैं दोनों ही नहीं है, इनको आप दोनों बोलने वाले थे, आपकी नहीं, जुबान पर था। देखिए ये सवाल बड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं दोनों से कहूंगा कि बीजेपी का नुकसान होना चाहिए, देश से बीजेपी हटनी चाहिए, ये रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा सवाल, समाज के लिए आदर्श क्या है? मनुस्मृति या रामचरितमानस? अखिलेश जी। देखिए क्योंकि बच्चे ताली बजा रहे हैं और ये पूरा नेशनल लेवल पे जा रहा है, हर जगह जाएगा, जो बात मैं कहूँगा वो डॉक्यूमेंटेड होगी। मैं सोशलिस्ट हूँ और मैं हर अच्छी चीज़ को मानता हूँ, हर अच्छी चीज़ को, जिसमें कोई भी खराब होगी। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गैलीलियो की कहानी बताई कि गैलीलियो ने अपनी रिसर्च के बाद ये कहा कि जो सूरज है उसका चक्कर धरती लगाती है, लेकिन उस समय चर्च का ये मानना था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। लेकिन गैलीलियो ठीक था, उसको सजा दी गई और सजा में उसको जान चली गई उसकी। लेकिन वही चर्च के लोग 400 साल के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। आपने दोनों बातें समाज के लिए आदर्श किया। अगर इसमें कोई गलती है तो गलती को स्वीकार करना चाहिए, अगर गलती को स्वीकार करते हैं तो जवाब मेरा होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगले सवाल का जवाब आपके पास जरूर होगा। पहले जोरदार तालियां, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको लगता है जवाब देंगे अखिलेश जी अगले सवाल का? हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही, हाँ या ना? अगला सवाल है, देश का भूमि पुत्र कौन? सबसे बड़ा भूमि पुत्र कौन? मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी या चौधरी चरण सिंह जी? अखिलेश जी। नहीं, मैं क्योंकि तीनों लीडर्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ा हूँ, जाना हूँ, मैं समझता हूँ तीनों हैं, तीनों नेता हैं। आप थोड़ा सा और स्ट्रेट आंसर मुझे अगले सवाल में जरूर दीजिएगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए जरा, किसे मनाना ज्यादा मुश्किल है, शिवपाल यादव या आजम खान? एक नाम बता दीजिए। ये आपने थोड़ा लेट पूछा, मैं दोनों को मना चुका हूँ। ज्यादा मेहनत किस में लगी? नहीं, दोनों को मना लिया, अब कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किस पे लगी? नहीं, वो कोई बात नहीं, अब तो मना लिया। अच्छा अखिलेश जी, ये जो आपने अभी कहा, मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो उनकी दूसरी सरकार के 1 साल जो हैं वो पूरे हो गए। सबसे ज्यादा दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ के कौन कौन से काम से आप सबसे ज्यादा खुश हैं? विरोध हम देखते रहते हैं हमेशा। मैं जिस काम से खुश हूं, मैंने अभी अभी देखा वो काम। सड़क पर गाय माँ जा रही थी, सांड थे, तो मैं आपके पास समय पे नहीं पहुंच पाया, बड़ा आराम से आना पड़ा मुझे अभी अभी। और जो 1 साल की आप बात कर रहे हैं, देखिए कितने होशियारी से सरकार 1 साल के बारे में पूछना चाहती है। आप सरकार में 2017 में आए थे, 17 से लेकर के अभी तक आपने 7 बजट पेश किए हैं, और दिल्ली की सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपने 10 बजट पेश किए हैं। 10 और 17 बजट, आपको हिसाब किताब 17 बजट का देना चाहिए।
आप 1 साल की उपलब्धि मत पूछिए। अखिलेश जी, लेकिन एक बात बताइए, कुछ तो ऐसा होगा, जैसे आपने बहुत सारे काम किए, विपक्ष ने उस जमाने में आपकी तारीफ भी की, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पसंद आया गौ माता के अलावा? देखिए, मैं हालांकि जिस जगह मैं बैठा हूँ उस संस्था के खिलाफ या चैनल के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक लीडर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो पब्लिक स्टेटमेंट था, हो सकता वो इस स्टेटमेंट को यहाँ कैसे लिया जाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो, हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, रेलवे बेच दिया, हमारी जितनी भी प्रॉफिटेबल कंपनीज थी, सरकारी संस्थान थे, वो बेच दिए, और भी जो चीज़ें दिखेंगी वो बेच दी हैं, लेकिन एक चीज़ खरीद ली उन्होंने सबको दिखाने के लिए, अखबार और मीडिया। अच्छा, तो ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये किसी ने कहा, मैं आपको उनका मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, और हम बिलीव भी इसमें करते हैं कि जो आपकी बात है वो एग्जैक्टली वैसी जानी नहीं, वो शब्द गलत हो सकता है, कोई बात नहीं सर। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप सड़क पर गाय देख रहे हैं, आप सड़क पर गाय देख रहे हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में 33 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। 2017 से पहले इस राज्य में निवेश करने से लोग डरते थे। मैं विपक्ष के होने के नाते और सदन में मैंने भी इस बात को कहा, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे कुछ सहयोग चाहें तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आज जो आप दिखा रहे हैं, आप दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बड़े बड़े होर्डिंग्स पे आप देख रहे हैं कि यूपी जो स्टेट है वो एक्सप्रेसवे स्टेट है। तो आखिरकार एक्सप्रेसवे किसने दिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब आप बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? जो आप कह रहे हैं कि हम बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में किसने काम किया? तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि पुरानी सरकारों ने भी काम किया। जो आप दिखा सक रहे हो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ला रहे हो। ओके अखिलेश जी, मेरे एडिटर्स यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले विधानसभा में हमने एक चीज देखी और इसके लिए मैं जरा वहां पर जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने क्या कहा था, एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये जरा इसको प्ले ऑन करिए यहां पर। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब ये इन्होंने क्या कहा, मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऑडियो थोड़ा लाउड रखिएगा। इन्होंने कहा कि मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन आपने कहा कि वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग बाजी करते हैं। नहीं, अगर आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं तो मैंने कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बात की मांग की है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए और टॉप 100 की सूची जारी करिए। आखिर सरकार को कौन रोक रहा है जो टॉप 10 की माफियाओं की सूची नहीं जारी कर रहे हैं? और ये मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम था जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, इनके बगल में बैठा था। क्या माफिया बगल में नहीं बैठा था? कभी मुख्यमंत्री जेल में जाकर के माफियाओं से नहीं मिले होंगे। ये मुख्यमंत्री आप पता करिए, क्या जेल में जाकर के माफियाओं से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा, लेकिन और फिर किसने रोका है आपको सूची ना जारी करने के लिए? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी जो उमेश पाल का जो मामला हुआ, उसमें बीजेपी ने सीधे सीधे कहा कि 2 आरोपी एनकाउंटर में मार दिए, 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, जगह जगह बुलडोजर चला जाए, अब अवैध हथियार बरामद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया। देखिए, अभी आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुना दी, लेकिन मैं क्या कह रहा था वो आवाज नहीं आई। आवाज तो मेरी नहीं सुनी गई ना। आप अब बता दीजिए। तो आवाज केवल आपने कहा मिट्टी में मिला दे। मैंने कहा रोकता कौन है मिट्टी में मिलाने से? आपको कौन रोकता है? आपको आप मिलाओ मिट्टी में। ओके। और फिर हम तो ये कहते हैं सबको मिलाओ, क्यों नहीं मिलाते सबको? आप बताओ, माफिया क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट डीएम एसपी इंतजाम कर रहे थे कि बॉलिंग किधर से होनी है, पिच किधर है। उस पर मैं आऊंगा, हमारे एडिटर्स यहाँ पर हैं। अखिलेश भाई, ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा, कि आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ एक आपकी बहस निरंतर चलती है जो उत्तर प्रदेश की यथार्थ को लेकर है, मगर मुझे लगता है कि देश आपकी ओर एक दूसरी दृष्टि से भी देखता है,
कि आने वाले दिनों में क्या आपकी राजनीतिक भूमिका, आप स्वेच्छा से उसे पुनः मुख्यमंत्री पद प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के बिगड़े हालात को सुधारने तक सीमित रखेंगे, या 24 के इलेक्शन में देश के संदर्भ में भी आपके दिमाग में कुछ सपने हैं, कुछ खाके हैं, कुछ सरोकार हैं जिनमें सहमति असहमति की बात हो सकती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए भी सवाल बड़ा बनता है कि अभी तक की जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका रही है। और मुख्यतः अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही एक ताकत के रूप में है। पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने पूरे जोरदारी से लड़ा, अपने संगठन को साथ लिया, अपने कार्यकर्ताओं को लिया साथ, और जो मनोबल और जो मैनिफेस्टो हो सकता है उसके तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन बहुत मार्जिनल लॉस हुआ हम लोगों को। हम जीत के करीब करीब गए लेकिन जीत नहीं पाए और हार गए। तो जो भूमिका है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम लोग कामयाब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी देश में रुक जाएगी। ये ज़माना दिखाने का ज़्यादा है, आपने काम किया हो न किया हो, लेकिन अगर आप दिखाने में कामयाब हो जाओ। मैं इसमें दो चीज़ें जोड़ता हूँ। जब मैं सरकार से बाहर हो गया और एयरफोर्स को एक्सप्रेस वे पे अपनी एक्सरसाइज करनी थी तो देश के सभी चैनल वो चीज़ दिखा रहे थे कि 2018 में ये एक्सरसाइज हो रही है, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट टच डाउन करके जा रहे हैं, हरकुलस उतर रहा है, जा रहा है। लेकिन मैंने देश का एक भी चैनल ये कहते हुए नहीं सुना कि ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये समाजवादी सरकार के समय बना था और उस समय मुख्यमंत्री कौन था, उद्घाटन नेताजी ने किया है, वो एक भी चैनल ने नहीं कहा। ये स्टेटमेंट तो हम सब ने दिखाया कि कैसे आपने कहा कि योगी जी खुद अगर एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, और आपका ये स्टेटमेंट तो सभी चैनल को ने दिखाया, और आपने कहा कि जब वो चलेंगे एक्सप्रेसवे पे तो खुद समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। नहीं, हमने दिखाया, सबने दिखाया। वो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय टीवी 9 चैनल नहीं था। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस चैनल में था एक्सरसाइज हो रही थी उस समय। लेकिन मैं जिस समय तो कहा मैं सर आ रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे क्विकली लेना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये लोग लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हैं, ये आपने कहा एनकाउंटर्स, वो अपराधियों की बात की जाए। अब वो सवाल करते हैं और उनका ये कहना है कि अतीक अहमद जो थे वो आप ही की पार्टी में रहे थे, सांसद भी बने। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एक समय पर अतीक अहमद कई दलों में रहे हैं जी, कई दलों से। मान लीजिए मैं क्यों किसी दल का नाम लूं, बीजेपी हमारे दल का नाम ले रहा है, मैं और दलों को घसीट लाऊं। मैं ये स्वीकार करता हूं एक समय पर समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहे नहीं वो। आज समाजवादी पार्टी में नहीं है, पिछले कितने वर्षों से समाजवादी पार्टी में नहीं है, ये बीजेपी के लोग बताएं। क्या पिछले लोकसभा में थे समाजवादी पार्टी के साथ? तो आप स्वागत कर रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है अतीक अहमद के खिलाफ? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये इसकी जड़ में कौन है। क्या आप ये मानोगे कि जमीनों को लेकर के बीजेपी और बीजेपी के मंत्री जो अभी सरकार में जिनका नाम आया था, और जो बीजेपी का सदस्य जिसकी हत्या हुई, क्या ये बीजेपी के लोग नहीं थे? जिसके साथ तस्वीर हमारी चला रहे थे वो क्या बीजेपी के लोग नहीं थे? आखिरकार बीजेपी का रोल क्या था? तो इसका मतलब बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए, या जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए? ठीक है, आपका लॉ ऑर्डर क्या है? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, पहले राजगोपालन जी और सबके पास में आ रहा हूं सर। हाँ, आपने दक्षिण भारत गया है, मौका स्टालिन का फंक्शन में गया, परसों ममता बनर्जी के साथ थे, केसीआर के साथ थे। आपका रूप क्या ऑल इंडिया में आने का है, वो उत्तर प्रदेश से सीमित है? मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा और समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका उत्तर प्रदेश में होगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे देश के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री तमिलनाडु हो स्टालिन, मुख्यमंत्री तेलंगाना केसीआर साहब, इनसे कई बार मुलाकात हुई है, आदरणीय ममता बनर्जी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये सब प्रयास कर रहे हैं, और शरद पवार जी भी, ये सब इस प्रयास में हैं कि कोई विकल्प तैयार हो, या कोई फ्रंट हो, अलायंस हो, या कोई रूप तैयार हो। और कई बार ये बात निकल करके आती है बातचीत में कि जो रीजनल पार्टी, जो पार्टी जिस
स्टेट में अच्छा काम कर रही है, उसको वहाँ मौका देना चाहिए, उसको और ताकत देनी चाहिए दूसरे दलों को। जी जी प्रभु जी। आपने कहा कि काम बोलता है, शुरू में भी कह रहे हैं कि आप नहीं बोलते, और समाजवाद का नाम लिया। जो राजगोपाल ने सवाल अच्छा उठाया कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आप में और ममता में कॉमन क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा। केसीआर में आपके कॉमन क्या है कि समझ नहीं आ रहा है। और जब आप कहते हैं उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री, 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। नेताजी को मैं काफ़ी पुराने सालों से जानता था। नेताजी का रोल राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाद में बने, उससे पहले राष्ट्रीय रोल करते थे। क्या उनका बेटा जो समाजवाद, जो उनकी हेरिटेज को आगे लेकर के बढ़ रहा है, वो देश के अंदर रोल प्ले से इतना घबरा क्यों रहा है? बहुत सीनियर हैं और राजनीति को और विचारधाराओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं आप। नेताजी के बहुत करीब थे आप। हम पांचों। हाँ ठीक बात हम है। पांचों हैं, अकेले नहीं है प्रभु। नहीं, मैं सबको दे रहा हूँ बहुत नंबर। नजदीक थे नेताजी का मद्रासी होने के बाद हम नजदीक नहीं, थे। आप थे। तो आपने जो कहा ना कि काम बोलता है, जो नारा मैंने दिया काम बोलता है, लेकिन 2017 में नहीं बोला। अभी कुछ दिन पहले मैं पंजाब के अखबार का ऐड देख रहा था, तो उसमें लिखा साड़ा काम बोल रहा है। तो मैंने कहा हमारा काम बोला नहीं, पंजाब का काम बोल रहा है। और इसी तरह के नारे और लोगों ने हमारी कॉपी की। आप बता रहे हैं आप सर तो अभी जो रोल प्ले करने का है, रोल का तो यही है कि यूपी में अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो समाजवादियों का रोल देश में दिखाई देगा। जावेद साहब अभी आ रहा हूं मैं आपके पास। एक क्योंकि आपने बोला, मैं आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू सर। एक सवाल खड़ा होता है, आपने कहा आपका नारा बाहर चला गया, आपका नारा जो है पंजाब चला गया। योगी जी ये कहते हैं कि उनका बुलडोजर बाहर चला गया। अब अलग अलग राज्यों में उनका जो बुलडोजर है वो चल रहा है, कांग्रेस भी बुलडोजर चला रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, कई मौक़ों पर कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बुलडोजर कोई और चलाता है। आज आप चलवा रहे हो, कल कोई और चलाएगा। ये बुलडोजर संस्कृति से हमारा समाज नहीं चल सकता है। आप किसी शहर चले जाएं, सब इलीगल बना हुआ है। आप नोएडा में बता दीजिए मुझे, जिसको डराना धमकाना हो, अभी मैं उसमें बिल्डिंग लॉ के अनुसार बनाई नहीं होगी बिल्डिंग। किसी को धमकाना हो, किसी को क्लोज डाउन करना हो, आज हम दिखा सकते हैं वो चीज़ें। आखिरकार बुलडोजर बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं चल रहा, बीजेपी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं चल रहा? केवल मुस्लिम हो उन पे चलेगा बुलडोजर? आप कानून में भेदभाव क्यों कहते हैं? आप केवल मुस्लिम पे बुलडोजर चलाएंगे, आप केवल विरोधी लोगों को चलाने के लिए बुलडोजर चलाओगे, और आम लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम कितना लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। मैं उनसे ही जानना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, हम सब लोग रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, क्या उसका नक्शा पास है? अखिलेश जी, जावेद साहब बड़ी देर से एक सवाल पूछा जा रहा है, प्लीज। अखिलेश जी, जिस भी विपक्ष के नेता को हम लोग सुनते हैं वो यही कहता है देश खतरे में है, बीजेपी बर्बाद कर रही है देश को, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो। और आज आप भी वही बात कर रहे हैं। ये भी एक सत्य है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में अकेले इस पोजीशन में नहीं है जो बीजेपी से लड़ रहे। लेकिन हम जब सुनते हैं कोई फेडरल फ्रंट बन रही है, कोई थर्ड फ्रंट बन रही है, कांग्रेस कोई और फ्रंट बना रही है, स्टाइल आप लोग कुछ और बना रहे हैं, तो ये कब ये दिन आएगा जब बिल्कुल ही नष्ट नाबूद हो जाएगा सब कुछ, तब आप लोग साथ आएंगे? या कोई उम्मीद रखी जाए कि ऐसी सद्बुद्धि सबके आप लोग सब पे आएगी कि आप लोग सब साथ जुटेंगे? क्योंकि पहले जो देखा गया एक ही चीज़ कामयाब हुई है, वो कांग्रेस के खिलाफ 87 में और उसके पहले जनता पार्टी में जब 1-1 हुआ था। तो भविष्य में क्या ये उम्मीद की जाए या छोड़ दी जाए? कोई संभावना है 1-1 होने की, एटलीस्ट ज़्यादातर सीटों में? देखिए, किसी न किसी को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग की उम्मीद उससे मत करिए जो ज़मीन पे लड़ रहा हो। इसलिए नेशनल पार्टी जो है उन्हें अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। हमारा कार्यकर्ता जेल जा रहा है, हमारे लोगों पे मुकदमे लग रहे हैं, हमारे लोगों पे झूठे फंसाए जा रहे हैं। आखिरकार कब तक? वहाँ का झांसी का पूर्व विधायक है, मौके पे नहीं, सीडीआर में कहीं डिटेल्स नहीं, डाटा कहीं नहीं है रिकॉर्ड उसका, लेकिन क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का मजबूत विधायक है, उस क्षेत्र में प्रभावशाली है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब डाल दिया। अरे ये विभाग हमें दे दो, आप बताओ कोई बच के दिखा दे। आज अगर हम पे आरोप लग रहा है तो ये विभाग दूसरों को दे दो, वो दूसरे फंसा दें। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस फंसाती थी, आज बीजेपी की सरकार तो बीजेपी फंसा रही है, तीसरा दल आ जाएगा, उसकी सरकार आ जाएगी तो वो फंसाएगा। तो आखिरकार ये कर क्या रहे बीजेपी के लोग? जी रामकृपाल जी। अखिलेश जी, इसी पर मैं एक सवाल, आप ये बताइए कि इतने मौके मिले समाजवादियों को, 6 प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल तो छोड़िए, 2.5 साल से ऊपर कोई नहीं चला।
अब आप बताइए कि अगर आप और केसीआर और ममता बनर्जी मिलकर के गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी विकल्प बनाने जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि 70 सालों में इस देश में गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी विकल्प 2.5 साल भी नहीं चला है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कोई अनुभव बहुत ठीक नहीं रहा, क्योंकि अनुभव से ही हम लोग सीख करके और अनुभव से ही हम लोग आगे निकल करके आए हैं। उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी, पॉलिटिकल परिस्थितियां हमेशा लगभग वैसी होती हैं, लेकिन जो परिस्थिति पैदा आज भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है, मैं ये कहता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम के तहत जुड़ना चाहते हैं। जिसमें मुझे याद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का कई बार इस तरह का प्रपोजल है कि हम किसान को लेकर के ये हमारा एजेंडा है, नौजवानों को लेकर के हमारा ये एजेंडा है। और फिर अगर हम सब मुख्यमंत्री जी को देखें जो इस कोशिश में हैं कि सब साथ आ जाएं, अगर हम वेस्ट बंगाल देखें, आदरणीय ममता बनर्जी का उनका अपना कोई ना कोई स्टेट में ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने चला के दिखाए हैं और एग्जेम्पलरी वर्क है उनका। अगर हम तमिलनाडु देखें, वहाँ एग्जेम्पलरी वर्क है, तेलंगाना में एग्जेम्पलरी वर्क है, इरिगेशन के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में देखें हम, तो इस तरह ये जो जितने मुख्यमंत्री हैं उनके पास काम करने का अनुभव है और वो देश को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी है उससे देश आगे नहीं बढ़ने वाला। क्या दावा करते हैं आप कि आप गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप खाना देने जा रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, 100 रुपये का अनाज दे रहे हैं आप, और कहते हैं हम अनाज से चुनाव जीत रहे हैं। 100 रुपये का अनाज और इतना बेकार अनाज। कांग्रेस बड़ी दुश्मन है या बीजेपी बड़ी दुश्मन है यूपी में? नहीं, यूपी में हमारे लिए तो बीजेपी दुश्मन है बड़ी, कांग्रेस है कहाँ। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश जी, अभी आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी बड़ी सादगी बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमने सदन में देखा आप एकदम से बड़े गुस्से में आ गए, एकदम एंग्री यंग मैन हो गया। ऐसा हुआ क्या था उस दिन? नहीं, देखिए, गुस्सा इसलिए आया कि जो घटना है उस पर आरोप हम लोगों पे लगा रहे हो। देखिए, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमने कोई और गलतियां की हो वो अलग बात है, लेकिन मुकदमा हमारे ऊपर नहीं है कोई। और मुख्यमंत्री जी पे कितने मुकदमे थे, हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न जाने कितनी धाराएं थी उनके ऊपर, वो अपने मुकदमे वापस लिए। और डिप्टी सीएम है, वो भी मुकदमे, जाने कितने मुकदमे हैं उन पे, और उन पे तो मुकदमा वो है जैसे कभी कभी गली मोहल्ले में कोई नौजवान पर्ची, पूजा पाठ की पर्ची नकली छपवा लेता है, वो चंदा इकट्ठा कर लेता है। लेकिन सर एक और भी बात है, हमने एक तस्वीर भी देखी थी, वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे? मेरा पीसीआर अगर तैयार हो। सदन में हमने आपको दोनों को गुस्से में देखा, लेकिन ज़रा लेके आइए वो तस्वीर अगर हो पाए। और अगले दिन एक तस्वीर वायरल होती है, ज़रा ये तस्वीर देखिएगा। मैं मानता हूँ ये तस्वीर जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, महाना साहब के घर की तस्वीर है, ज़रा प्ले ऑन करिए उसको वो तस्वीर। और ये तस्वीर एक, ये देखिए, अब ये तस्वीर जो मैं देख रहा हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है? एक दिन पहले बड़ी नाराजगी, और ये देखिए जरा तस्वीर ये है कि दोनों ने एक साथ खाना नहीं खाया, एक ही जगह बुलाया गया था, एक ही समय पर बुलाया गया था, लेकिन खाना अलग अलग खाया दोनों ने। नहीं, लेकिन फिर इतना मुस्कुरा कैसे रहे? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि हम लोग अपना बर्तन लेकर के नहीं आए खाना खाने के लिए। नहीं अखिलेश जी, लोग कहते हैं कि सड़क पे आप लोगों का झगड़ा होता है और यहाँ पर आप दोनों इतने मुस्कुराते हैं। नहीं, वो बात स्पीकर ने कुछ बात ऐसी कही होगी, लगता है उसी वजह से हंसे हैं, क्योंकि स्पीकर का सब सम्मान करते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, सियासत की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया, आप, मुझे पता है क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपने कहा कि योगी जी हर गेंद पर, आपने कहा योगी जी क्रिकेट खेलने की चुनौती देता हूँ, आप कह रहे हैं कि योगी जी की हर गेंद पर सिक्सर मार देंगे, ये क्या था सर? नहीं, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न मुख्यमंत्री जी को हो गया। मैं क्रिकेट के छक्के की बात कर रहा था, वो किसी और को छक्का समझ लिया। अच्छा, मैं आपको ज़रा वो वीडियो दिखाता हूँ, आइए पहले ज़ोरदार तालियां हो जाए क्योंकि मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहा हूँ। जिस वीडियो का काफ़ी आप मजाक उड़ा रहे थे, पहले वो वीडियो देखिए ज़रा यहाँ पर।
अखिलेश जी वैसे इसमें दिक्कत क्या है? नहीं अच्छा, टेनिस बॉल हो और 2 टप्पे के बाद आप मार नहीं पा रहे तो क्यों खेलने जा रहे हो? और यही नहीं है, फुटबॉल मैच, यहाँ जितने नौजवान बच्चे हैं या जो फुटबॉल में रुचि रखते होंगे, फुटबॉल मैच ऐसे नहीं देखा जाता है अकेले बैठ के आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखते हैं, कोई ना कोई किसी टीम को सपोर्ट करते। तब हमारे मुख्यमंत्री जी क्योंकि सोशल मीडिया पे फोटो डालनी थी, उन्होंने टीवी ऑन किया और अपना मैच की तस्वीर खिंचवा दी, उसके बाद जाके सो गए। उन्हें ये भी नहीं पता कि बाद में मैच में हुआ क्या था। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्रिकेट भले ही अच्छा ना खेलें लेकिन सरकार अच्छे से चला रहे हैं। क्या सरकार अच्छे चला रहे हैं? सड़कों पे सांड घूम रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये क्रिकेट मैच की चुनौती मानी कि नहीं मानी उन्होंने? नहीं, वो क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं उस क्रिकेट को इसलिए कह रहा था कि इस यूपी में सबसे अच्छा स्टेडियम हमने बनाने का मौका मिला और रिकॉर्ड टाइम में बनाया। इसमें आज IPL या इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। आपके 5 साल गुजर गए, आपने कोई इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनाया। मैंने कहा अपने यहाँ बना लेते, बनारस में बना देते, अब शायद बनाने जा रहे होंगे, तो कम से कम स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तो क्रिएट कर देते। अच्छा, अब मैं आपको एक और शॉट दिखाता हूँ। ये एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये है अखिलेश जी का वीडियो, जरा दिखाइए क्रिकेट का। वहां पे टेनिस बॉल नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए। आप आउट हो गए तो लोग कैच छोड़ रहे हैं, आप आउट हो गए तो नो बॉल दे दी एम्पायर ने। बीजेपी कहती है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं अखिलेश जी। यही सरकार चलाने का तरीका होता है कि कब उनसे नो बॉल बुलवानी है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, तो ऐसे फिक्स करके खेलेंगे कैसे आगे? नहीं, अब नो बॉल है तो नो बॉल है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एम्पायर नो बॉल बोल रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि योगी जी आजकल आपके चाचा शिवपाल जी का काफी तारीफ कर रहे हैं, काफी सदन में भी उन्होंने तारीफ की। क्या परिवार में फूट डालने की कोई कोशिश तो नहीं है? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। कोशिश की थी उन्होंने, अब संभव नहीं है। कोशिश की थी उन्होंने? हाँ, कोशिश की थी बीजेपी के लोगों ने, और ये तो सदन में भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ गई थी कि मुख्यमंत्री जी कई बार मिले थे, उनकी कोशिश थी, लेकिन अब उस प्रयास में सफल नहीं होंगे। सब एक साथ एकदम सब ठीक, सब अच्छा होगा। आप जब ये कह रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक वो जो सेंस ऑफ रिलीफ और एक कॉन्फिडेंस साफ देखने को मिल रहा है। और ये हुआ कैसे अच्छा सर? देखिए, कोशिश करने से सब कुछ अच्छा होता है, और मुझे अच्छी बात है कि मैनपुरी का इलेक्शन था और नेताजी के ना रहने पे इलेक्शन था, तो सब बातें खत्म करना ही ठीक था। एकदम से सब खत्म हो गया, सब बात खत्म हो गई। ये अच्छी, इसमें जोरदार तालियां हो जाए जरा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है अखिलेश जी। आप बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, फिर से जरा वहां जाना पड़ेगा। 18 मार्च को समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से एक ट्वीट किया गया, बाद में शायद इसको डिलीट भी कर दिया गया अगर मैं गलत नहीं हूं। जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर ये देखिए, जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो ट्वीट है उसमें आया कि कंटेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको जरा प्ले ऑन करिए। मौर्य प्लस पाठक प्लस पटेल प्लस राजभर प्लस निषाद, साथ में सपा के 100 विधायकों का साथ, मिलाओ हाथ, मिलकर बनाई अपनी सरकार। अखिलेश जी, नहीं, असल में दरअसल ये है कि लखनऊ के सर्कल्स में जी ये बात निकल कर के आ रही है कि कई लोग इस प्रयास में हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। तो अगर इस तरह की बात हम लोगों को सुनने को मिलती है तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष के नेता हैं, कि चलो उसकी मदद की जाए। अखिलेश जी, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। काम बोलता है, ये नारे से शुरुआत होती है और फिर आइए आ जाता है गर्व से कहो हम शूद्र तक शूद्र हैं। ये सब क्यों? ये इसलिए कि मैं एक बार मैं एक्सप्रेस वे पर चल रहा था, वॉशरूम के लिए मैं रुका एक जगह वेसाइड एमिनिटीज़ पर, तो मैंने एक नेता से पूछा, ये बताओ ये एक्सप्रेस वे किसने बनाया है? मेरे 3 बार पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया। उसको पता था किसने बनाया, मैं नहीं बताया उसने। नेता कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का। और लखनऊ की मेट्रो, लखनऊ से बेटर एजुकेटेड एलीट क्लास कहाँ मिलेगी आपको?
जिस जगह मेट्रो चल रहा है उसी जगह हम हार जाएं, तो इसका मतलब ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ कि मेट्रो से वोट मिल जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मेट्रो को आगे नहीं बढ़ाया। एक अधिकारी उनसे मिला और 10 बार मिला वो कि मेट्रो का आगे का एक्सपेंशन कर दो। उन्होंने कहा कि मेट्रो से वोट मिलते हैं क्या? अगर मेट्रो से वोट मिल रहे होते तो समाजवादी पार्टी सरकार में होती। नहीं, लेकिन क्या तो ये बात थोड़ी देर में समझ में आई मुझे। और मैं बात ये कहना चाहता हूँ, ये आरोप जो लगाते हैं कि हम जातिवादी हैं, सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, लेकिन तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि काम से वोट नहीं मिलता है, जातिवाद करने से वोट मिलता है? जब मैं काम कर रहा था, मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन देख लें आप, मैंने लैपटॉप बांटे, उन्होंने कहा यादवों को दे दिया। हमने कहा सूची बताओ कहाँ यादवों को दे दिया हमने ये सड़क बनाई, बोले यादव के लिए सड़क बनाई। लेकिन अखिलेश जी, अगर आप इसको ऐसे समझ रहे हैं तो अगर अखिलेश जी अगली बार आएंगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे, जातिवाद पे ध्यान देंगे? नहीं, हम काम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपने ये कहा कि देखिए कुछ सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जात के आधार पर फैसला लेती है कि किस जाति को कहाँ टिकट देना है, इस जाति के लोगों को तोड़ना है, इस जाति से गाली खाने के बाद भी इसको बैठाना है। उदाहरण देता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के एक रीजनल पार्टी के नेता हैं, वो पहले बीजेपी के साथ थे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, फिर बीजेपी के साथ चले गए। जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो हमें क्या कहते हैं, और जब हमारे साथ थे तो बीजेपी को क्या क्या कहते थे वो? ठीक है, तो आखिरकार बीजेपी क्यों सम्मान दे रही है? बीजेपी इसलिए सम्मान दे रही है कि उसे कुछ जातियों का वोट चाहिए। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, मैं ऐसे ही आपको एक नेता के बारे में एक बयान सुनाता हूँ, मतलब उनका एक बयान सुनाता हूँ, जो पहले बीजेपी के साथ थे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब आपकी पार्टी में आए तो बहुत कुछ कहने लग गए। सुनाइए जरा, और स्टूडियो का वॉल्यूम ऑन रखिएगा। कुल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी शूद्र पशु तो समझ में आता है, शूद्र और नारी यानी समग्र शूद्र समाज, जो हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण है शूद्र, जिसमें आदिवासी दलित पिछड़े सब आते हैं, और सभी आबादी की आधी आबादी महिला नारी, इनको दंडित करने का प्रावधान किया गया। हम उन आपत्तिजनक तथ्यों को बैन करना चाहिए जिससे कि तमाम जाति वर्ग विशेष के लोगों को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई। अखिलेश जी, सीधा सवाल, आप इस बयान से सहमत हैं या नहीं हैं? देखिए, मैंने कई मौक़ों पर कहा, मैं ये बात कह सकता हूँ और कहता हूँ कि रामचरितमानस को हम लोग मानते हैं, हमें कोई उससे शिकायत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत लिखी हुई है, आप सोने की तख्ती पर भी लिख करके मुझे दे दोगे तो मैं गलत को स्वीकार नहीं करूँगा। आप अगर ये कहें आपने मीनिंग बदल दिया, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो एक्सप्लेनेशन था, या आपने बड़े बड़े गुरु संतों से जो एक्सप्लेन कराया कि ताड़न का मीनिंग क्या है, अवधि में ताड़न को ये माना जाता है, अवधि में ताड़न को ये कहा जाता है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से वो कहें, ताड़न का मतलब ये नहीं है, ताड़न का मतलब ये नहीं है, ताड़न का मतलब कुछ और है। क्या, चलिए शूद्र कहाँ से निकल करके आते हैं, शूद्र कैसे पैदा होते हैं, आज तो सब साइंस को समझते हैं, क्या शूद्र वहाँ से पैदा होते हैं? वो समय अलग था। अगर उस समय की गलती हुई कोई, तो इसीलिए मैंने कहा अगर हमसे आगे तरक्की किए हुए देश, वो समाज जो हमसे कई चीज़ों में आगे है, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, जो चर्च की गलती थी वो स्वीकार कर रहा है, तो हमारे लोगों को भी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा कि उनका बयान आया, उन्होंने कहा धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने तो बहस ही खत्म कर दी। ये बयान थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इससे पहले वाला बयान और बड़ा अच्छा है, वो आप पढ़ दीजिए। आप मुझे बता दीजिए एक बार। मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा ये जो व्यवस्था बनाई है वो ब्राह्मणों ने बनाई है, अब ब्राह्मण स्वीकार कर ले इस बात को। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का मतलब क्लियर किया था, वो ज्ञानी बोला था उन्होंने। तो ताड़न का मतलब भी जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो नहीं है।
कर दो, हैं? यस और नो शुरू करेंगे, अनदर अच्छा है। अच्छा, ये सो नो। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि आप शूद्र हैं नहीं। क्या मिलेगा आपको ये पूछकर? मुझे मन की संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, मैं मन और की वो कभी भी जवाब नहीं देंगे। अच्छा, समीर एक सवाल पूछना चाह रहे थे। समीर बताइए। अखिलेश जी, अभी ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की अलग अलग पार्टियां जो हैं वो एकला चलो रे की नीति पर चल रही हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई हम सबको पता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने एक रैली में ये बातें कही थी, जब उन्होंने मोदी समुदाय को एक तरह से घेर लिया, नरेंद्र मोदी को घेरते घेरते। हम अक्सर देखते हैं चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी तीखी बयानबाजियां होती हैं। तो आज ये कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ हुआ है, कल को किसी और पार्टी के नेता के साथ हो सकता है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि अगर जनता के सामने एक मुद्दा जोर शोर से रखना है तो आप लोगों को उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर तो आना होगा? वो प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त बिखराव नजर आता है अलग अलग पार्टियों में। ये तो कैसे संभव? ये तो राहुल गांधी जी ने इस मंच से कहा था। ये तो उन्होंने मंच से कहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि 46 में 56 यादव हो गए। अरे हम तो चाहते इनकी भी सदस्यता ले लो, इन पे भी केस हो जाए, इन पे भी सदस्यता चली जाए। 46 में 56 एक ही जाति के हो गए लोग, लेकिन आज भी जवाब नहीं मिला। जहाँ तक सवाल दलों का एक होने का है, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि समय आने पर सभी दल एक साथ होंगे। कोई ना कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें सभी खड़े दिखाई देंगे। ओके अखिलेश जी, अब हम इस शो के लास्ट पड़ाव में हैं, रैपिड फायर है। आपके बगल में ये देखिए एक प्ले कार्ड है, आप यस या नो से जवाब दे दीजिएगा। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं उसको। और सामने कैमरा में आप, ये आपका जो कैमरा है, वो जो कैमरा यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं उसमें आपको देख के, ये सामने वाला इधर अखिलेश जी ऑन योर लेफ्ट, यहाँ पर ये है आपका कैमरा सर। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा और इन सवालों पे मैं चाहूंगा हर एक सवाल पे जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, सनातन धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, हाँ या ना? कोई जवाब नहीं हमारे पास। सर ये कैमरा आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा वरना ये यस दिख रहा है। नहीं, मैंने कहा इस पे क्योंकि मैं क्वालिफाइड और उस लेवल पे नहीं हूँ। मैं आरएसएस का प्रमुख नहीं हूँ जो मैं इस तरह की बात कह सकूं। बहुत ग्रेसफुली आपने जवाब दिया है। अब अगला सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद माफी मांगनी चाहिए? नहीं, उन्होंने रामचरित यस और नो? अच्छा नहीं, मैं एक्सप्लेन इसलिए करूंगा क्योंकि बात वो आनी चाहिए, बिकॉज ये यूपी इलेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने रामचरितमानस और भगवान श्री राम के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसमें जो चौपाई है, महिलाओं के लिए क्या कहा गया है, शूद्र के लिए क्या कहा गया है, या और लोगों के लिए क्या कहा गया, क्या हमें जानवर की कैटेगरी में खड़ा कर देंगे आप? तो इसलिए मैं उस लाइन के लिए सहमत हूँ कि अगर उन्होंने विरोध किया है तो ठीक किया है विरोध। अच्छा ठीक है, ओके। अब 2024 में विपक्ष का चेहरा गैर कांग्रेसी होना चाहिए, अखिलेश जी, यस और नो? वो कैमरा सामने, यस, ओके। नरेंद्र मोदी को सिर्फ ममता बनर्जी हरा सकती हैं, यस और नो? वरुण गांधी का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। मायावती बीजेपी के एजेंडे पर काम करती हैं। समाजवादी पार्टी अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार उतारेगी। वो बातचीत करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत। ठीक। अखिलेश यादव ओवैसी से चुनावी समझौते के लिए तैयार हैं। जनसंख्या कानून और कॉमन सिविल कोड देश की जरूरत है। इसमें पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है। क्या बात? अखिलेश यादव जनवरी 2024 में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं जाऊंगा और दक्षिणा भी देकर के आऊंगा। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं जोड़ूंगा बिल्कुल कि हम भी 2 मंदिर बनवा रहे हैं,
जिन लोगों ने चंदा राम मंदिर में दिया है तो हमारे भगवान को भी दे दें थोड़ा। क्या बात, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।